हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। बेटा कक्षा 11 की क्लास जो आपकी चल रही है वो रिवीजन क्लास है ना। कक्षा 11 की आपको जो क्लास चल रही है वो है एक रिवीजन क्लास, और इस रिवीजन क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है चैप्टर विमीय विश्लेषण, है ना। तो ये जो विमीय विश्लेषण चैप्टर पढ़ा है इसमें हमने आपको बताया, हमने कई चीज़ें पढ़ी हैं, हर क्लास में हम आपको बताते रहते हैं, है ना। जैसे कि हमने आपको बताया इसमें हम सूत्रों की जांच करेंगे, इसमें आपको सूत्र में कोई एक पद जो ज्ञात नहीं है उसको प्राप्त करेंगे, उसकी विमा प्राप्त करेंगे, और भी इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। इसमें हमने एक महत्वपूर्ण बात सीखी जो थी विमा की सहायता से मात्रक को बदलना। ठीक है, एक बार फिर से हम इस चीज़ को करके देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से करके देखते हैं कि हम मात्रकों को कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि पारे का घनत्व 13.6 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो इसे ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में बदलो। ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम आपको वो पुरानी बात एक बार फिर से दोहरा के बताते हैं जो हमने पहले पढ़ी। हमने ये पढ़ा है कि किसी एक राशि का जो आंकिक मान और जो मात्रक होता है उसका गुणनफल हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसे? देखो यहाँ पर हमको बताया गया है कि जो पारा है उसका घनत्व अगर हम किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में तौलते हैं, मापते हैं, मेजर करते हैं तो वो वैल्यू मिलती है 13.6 × 10³ लेकिन अगर यही मान हमको ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में प्राप्त करना होगा तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल बताया था आपको चीनी वाला कि 1 किलो चीनी मतलब 1000 ग्राम होती है। अगर आपसे बदलने के लिए कहा जाएगा तो आप ऐसा कर लो। आते हैं, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, और जब सॉल्यूशन करते हैं तो हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें जो दिया गया है वो क्या दिया है? इसमें दिया है N1 बराबर कितना है? 13.6। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? N2 का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, और साथ में अगर आप देखिए तो ये क्या है? घनत्व है। ये क्या है? घनत्व। अगर ये घनत्व है तो घनत्व की अपनी खुद की एक विमा बनाओ, पता है क्या होगी? किलोग्राम मतलब m प्रति मीटर क्यूब मतलब 10⁻³ तो लिखेंगे घनत्व की जो विमा होगी वो क्या होगी? mL/3। ठीक है, अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी ये है कि पहले ये मान आपको दे रहा है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में, बाद में आपको ये मान प्राप्त करना है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात पहले भी ये घनत्व है और बाद में भी ये क्या है? घनत्व है, केवल बदल रहे हैं तो इसके मात्रक, जिसके अनुसार इसका अंकित मान भी बदलेगा। मानते हैं, क्या मानते हैं? माना कि किलोग्राम व मीटर में विमा, किलोग्राम और मीटर में जो इसकी विमा आएगी वो m1 L1 पे पावर -3 है। मतलब अगर किलोग्राम है तो m1 और मीटर है तो L1। इसी प्रकार ग्राम व सेंटीमीटर में विमा, ग्राम और सेंटीमीटर में अगर विमा निकालें तो L2 पे पावर क्या हो जाएगी? माइनस। मतलब अगर कहीं M2 दिया जाएगा तो वो ग्राम
ग्राम में है और कहीं पर L2 दिया जाएगा तो वो सेंटीमीटर में, ये समझ ही चलना है। अब क्या करेंगे, आप काम करते हैं प्रश्नानुसार, जैसा कि आपको प्रश्न में दिया है उसके अनुसार बात करें। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक। क्या बताएंगे, पहले N1 के साथ में M1 वाला लेंगे, फिर N2 के साथ में M2 वाला लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, M1 L1 पे पावर -3 इक्वल N2 M2 L2 पे पावर -3। क्या ज्ञात करना है आपको, N2 क्या ज्ञात करना है, तो N2 बराबर हो जाएगा N1 M1 L1 पे पावर -3 और अपॉन में क्या आ जाएगा M2 L2 पे पावर -3, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब N1 को अलग रख लो, अगर ध्यान से देखा जाए तो आप M1 अपॉन M2 लिख सकते हैं और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप M1 अपॉन M2 लिख सकते हैं और पावर क्या रहेगी माइनस। अब ये कहानी शुरू होती थोड़ी टेक्निकल वाली, पहले आओ, ठीक है। ये मान आपको × 10⁻³ है, तो N2 बराबर N1 का मान है 13.6 × 10⁻⁻3, ठीक। अब M1 आपको किसमें दिया गया है, 1 किलोग्राम में, जबकि M2 आपको किसमें दिया गया है, 1 ग्राम में। इसी प्रकार से L1 आपका किसमें दिया गया है, 1 मीटर में, और L2 आपको किसमें दिया गया है, 1 सेंटीमीटर में। लेकिन इस पूरे की पावर क्या है, -3, ठीक है। आओ भाई अंतिम जवाब है अपने इस न्यूमेरिकल के। सबसे पहले तो जो आप N2 बराबर निकाला है तो वो लिखिए, तो N2 बराबर 13.6 × 10⁻³ चेंज करने के लिए आपको क्या करना था, किलोग्राम को किसमें बदलना है, ग्राम में। 1 किलोग्राम को जब आप ग्राम में बदलोगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 अपॉन में 1। जबकि आपको मीटर को किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में, तो ऊपर जो मीटर है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 लिख दीजिए। यहाँ पर आ गया 100 और बटे में क्या आ गया, 1 की पावर क्या हो गई -3। तो N2 बराबर हो गया 13.6 × 10⁻³ पावर्स के अकॉर्डिंग इन्हें चेंज कर लेंगे इंटू 1000 और ये है अपॉन में जाएगा 100 की पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3 बार गुना होगा इंटू 1/100 × 100 2 4 6 3 और 3 6, यानी N2 बराबर कितना आ गया, 13.6 किसमें बदल के गया है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, हल्के हल्के छोटे छोटे न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी आपके आने वाले समय में इन्हीं टॉपिक्स में से किसी एक का टेस्ट भी होगा, ठीक है। स्कूल में अगर आपको टेस्ट भी देना है तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए, कॉपी पे बढ़िया लिखते चलिए, PDF दे चुके हैं उसको देख के आप लिख लीजिए, रिविजन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास, ठीक है। Hello students, myself Anand Saini and your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. चैप्टर चल रहा है होगा रिडॉक्स रिएक्शन और रिएक्शन बैलेंसिंग टॉपिक है। बहुत सारे रिएक्शन बैलेंसिंग आप कर चुके हैं, पहले भी PDF फाइल जब आपको प्रोवाइड किया गया है और ऑडियो फाइल्स दिया गया था, उसके बिहाफ पर आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। आई बेस बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है और अभी तो 10th का रिजल्ट भी आना बाकी है, तो लेकिन फिर भी आप अपने अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। तो दिस इज टू मच एंड टू मच प्रीटी, मतलब बहुत अच्छा है आपके लिए। और आज इसी बिहाफ पर, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक बार फिर से ज़रा रिवाइज करा दीजिए मुझे, ऑक्सीडेशन मेथड तो बहुत हो चुका है, एक एग्जांपल आप बता दीजिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का एग्जांपल्स आज देख लीजिए, एक छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से सिंपल सा एग्जांपल है आपका, जैसे एक क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि कुछ बच्चे इस रिएक्शन को देखते ही मेरे बताने से पहले करके दिखाएं, प्रैक्टिस करिए आप, ओके। सो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आप लोग जिनको भी आता है अच्छे से आप प्रैक्टिस कर चुके हैं वो पहले से स्टार्ट। रिएक्शन एसिडिक मीडियम में मैं बता दे रहा हूँ और आपने करना है स्टार्ट, ओके। मेथड है आपका जो फॉलो करेंगे आप, वो मेथड आपको फॉलो करना है कौन सा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। जो स्टार्ट जाएगी जिन बच्चों को आता है वो स्टार्ट करेंगे और ऑब्वियस जिन्हें कुछ डाउट्स हैं वो बोर्ड पर
देखते हैं सीखते हैं। सबसे पहले तो आप रिएक्शन बनाएंगे ऑब्वियस है बिना एलिमेंट का। देन उसके बाद में सेकेंड हाफ रिएक्शन, तो फाइंड इलेक्ट्रॉन मेथड में जो आपका डिफरेंट था वो यही था कि यहाँ पर लोग हाफ रिएक्शन में और एलिमेंट बैलेंस करें। सर पर एक है दो हाइड्रोजन है, तो आपने क्या करना है 2h का साइन ऐड करना है। एक एमएन बोल ऑक्सीजन के साथ आप यहाँ पर ऐड कर दोगे और H2 और हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे क्योंकि R2 का यहाँ तो एक भी नहीं, तो आपने क्या करना है बेटा एक हाइड्रोजन आयन ऐड कर दीजिएगा। ओके, एलिमेंट होता है आपका, जब एलिमेंट बैलेंस हो जाता है तो आपको क्या बैलेंस करना होता है, चार्ज बैलेंस करना होता है। चार्ज से करिएगा, देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर, इधर कुछ नहीं दिख रहा है, 0 है, गुड। यहाँ पर कितना है +2, बहुत बढ़िया। यहाँ पर चार्ज हो गया +2। यहाँ पर आप देखिए कोई चार्ज दिख रहा है आपको, हाँ एक प्लस है और सिंगल माइनस है, इज +7। यहाँ पर चार्ज आप देखिए कितना है +2 है, गुड, अच्छा लगा। अब जब आप चार्ज देख लेते हो तो चार्ज आपको बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के क्या जोड़ते हैं लोग, इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, जहाँ पर पॉजिटिविटी ज्यादा हो, भाई +2 की साइड जुड़ेगा या फिर 0 की साइड जुड़ेगा, +2 बड़ा है ना तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ऐसे यहाँ कहाँ जुड़ेगा 2 पर या 7 पर, 7 ज्यादा होता है 7 की साइड ऐड करेंगे, कितने ऐड कर दे रहे हैं 7 यहाँ पर है, वहाँ पर 2 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा, नहीं अगर 7 आपने ऐड कर तो 7 प्लस है, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे 7 2 माइनस हो जाएगा, इतनी 0 हो जाएगा, आपको तो 2 लाना है। कितना ऐड करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करिए यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा इसे मैं व्यवस्थित कर दूँ, ये सेकंड है आपको अगर दूर लिख रहे हैं जगह बना लेगा अपने हिसाब से, आप लोग पहले से थोड़ा मैनेज करके चलेंगे। ओके, सो 5 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया यहाँ, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब आपने देखा इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, क्या करेंगे इस वाले हाफ रिएक्शन में 5 से और इस वाले हाफ रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये काम आपको करना होता है। चलिए तो देखते हैं हम लोग नई क्वेश्चन में नंबर 3 नंबर 4, तो इससे अच्छा है यानी लाइन आप लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में कितने का 2 का, और समीकरण 2 में और समीकरण 1 में तो 5 का किया होगा ना, 5 का, समीकरण 2 में कितने का 2 का, क्या करना है मल्टीप्लाई। तो केवल मल्टीप्लाई नहीं करना है, गुणा करके जोड़ लेंगे, ऐसे लिखेंगे एक साथ दो गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, क्योंकि आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप देख ही चुके हो। देखो भाई ऐड करने का क्या है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5h2s प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 4 और टाइम होता है 16 नाइट्रोजन हो गया, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 सल्फर 5 टू 10 नाइट्रोजन हो गया और 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 2 हो गया और H2। ये इतनी चीजें आपकी आ गई। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ऑब्वियस जो कॉमन चीजें हैं उनको हटा देना है, घटा देना है, बच्चे को ऐड करके आंसर निकालना है, केवल इतना काम करना है। देखते हैं क्या करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन और कुछ कॉमन, हाँ 16H10 x वाले का देख रहा करके ना, हाइड्रोजन यहाँ भी है वहाँ भी, हमको ध्यान रखा करके आपको घटा देना है। ओके, और फिर कॉमन जो बच रहा है उसको आप जब हटा देते तो आपका सीधा आंसर आपके सामने आएगा। चेक आउट दिस आंसर, और जो रिएक्शन लिख रही है वो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। H2S पहले था, Na पहले था, तो वैसे ही आपको करना है। 5H2S 2 मोल ऑफ कार्बन लिखा है, 16H है माइनस होगा, कितना बचेगा 6, गुड। और देखें और कुछ है 5S प्लस 8H2। तो ठीक है भाई, ये हमारा बचा हुआ कुछ रिएक्शन था वो आ गया, चेक करते हैं आंसर सही है या नहीं। हाइड्रोजन कितने 5 टू 10 6 16, यहाँ पे आप देखोगे 8 19 होगा, वो लिख रहे हैं आपको। सल्फर 5 है, यहाँ भी 5 है, Mn 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन 8 है, वहां भी 8। चार्ज की बात है, केवल चार्ज चेक कर लीजिए। चार्ज आ रहा है 2 नेगेटिव है एंड 6 पॉजिटिव है, ओवरऑल 4 पॉजिटिव आएगा ना। ये देखिए तुम्हें चार्ज 4। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। इस बैलेंस रिएक्शन में चार्ज भी बैलेंस है दोनों तरफ और आपको एलिमेंट बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस होता है। भाई प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं एंड आई विश कि अब आप बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप देखते ही कर लोगे ऐसे चुटकियों में, मतलब क्वेश्चन देखा डायरेक्ट आप आंसर बताएगा। प्रैक्टिस करिए, घर में बैठिए, तो है लॉकडाउन का मजा उठाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions। तो बच्चों आज के वीडियो में आपको चैप्टर सेट पर आधारित एक्सरसाइज 1.3 के कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे लिखा है यदि PA बराबर PB, PA का मतलब पावर सेट ऑफ A, P का मतलब पावर सेट, P के अंदर ब्रैकेट में अगर कोई समुच्चय लिखा है तो उसको हम बोलते हैं, जैसे PA लिखा है तो बोलेंगे पावर सेट ऑफ A यानी A का घात समुच्चय, और पावर सेट ऑफ B यानी B का घात समुच्चय। और बच्चों घात समुच्चय हम किनके बना सकते हैं? ऐसे समुच्चय जो परिमित होते हैं उन्हीं के घात समुच्चय बनाए जा सकते हैं। यानी किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अगर निश्चित होती है तभी उनके समुच्चय बनते हैं, और उन्हीं उप समुच्चयों को नए सेट में रख देते हैं तो वो घात समुच्चय हो जाते हैं। तो क्या दिया गया है हमको? यदि पावर सेट ऑफ A बराबर पावर सेट ऑफ B, यानी दो सेट हैं A और B, दोनों के पावर सेट आपस में क्या है? बराबर। यानी पावर सेट ऑफ A में जितने अवयव हैं उतने ही पावर सेट ऑफ B में अवयव है और सारे सेम है। तो क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि A बराबर B, यानी हमको ये सिद्ध करना होगा कि यदि A और B के पावर सेट आपस में बराबर है तो A और B समुच्चय भी आपस में क्या होंगे? बराबर। लेकिन इसमें क्या करना है? आपको कोई एग्जाम्पल नहीं लेना है, आपको बिल्कुल सिस्टमैटिकली करना है। ये नहीं कि आपने दो समुच्चय ले लिए A और B बराबर, दोनों घात समुच्चय बराबर दिखा दिए, वैसे नहीं करना है। तो कुछ मैं पॉइंट बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा ये सवाल। मान लीजिए मैंने एक समुच्चय ले लिया, क्या? 1, 2। ये जनरल सी बात बता रहे हैं। मैंने एक समुच्चय ले लिया A जिसके एलिमेंट है 1, 2, यानी A में दो अवयव है, ये निश्चित समुच्चय है ना। इसके सारे उप समुच्चय बनाए, A के सभी उप समुच्चय, A के सभी उप समुच्चय। तो किसी भी परिमित समुच्चय का पहला उप समुच्चय क्या होता है? फाई होता है, रिक्त समुच्चय जिसे कहते हैं। फिर क्या करते हैं? एक एक अवयव लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, और फिर दोनों अवयव ले लेंगे यानी 1, 2। ये मैं क्यों बता रहा हूं इसको आप समझिए। अच्छा बताइए, ये जो A के अवयव हैं 1, 2 है, तो A के अवयव को अगर मैं x नाम दूं तो 1 भी x की जगह चल रहा है, 2 भी x की जगह चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि 1 क्या है? 1 A का अवयव है ना, तो 1 बिलोंग्स टू A। लेकिन अगर मैं सिंगलटन 1 की बात करूं, 1 और सिंगलटन 1 में अंतर है। देखिए 1 में मझला ब्रैकेट नहीं लगा तो 1 बिलोंग करेगा सेट में, और अगर 1 में मैं ब्रैकेट लगा दूं मझला ब्रैकेट तो ये खुद बन गया समुच्चय, एकल समुच्चय बन गया। यानी अगर कोई एलिमेंट है जिसमें करली ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट नहीं लगा है तो वो सेट में बिलोंग करेगा, और अगर उसी अवयव में मैं मझला ब्रैकेट लगा दूं तो बच्चों ये जो सिंगलटन 1 हो गया वो A का क्या हो गया? सबसेट हो गया। ध्यान रखने वाली बात है, नोट निकल के आ रहा है कि यदि x बिलोंग्स टू A, कोई अवयव x A में बिलोंग कर रहा है तो क्या रिजल्ट निकलेगा कि अगर इसी x में मैं समुच्चय लगा दूं यानी सिंगलटन x कर दूं तो वो बच्चों हो जाएगा सबसेट किसका? A का। ये आपको याद रखना है, ये नोट है, ये याद रखने वाली बात है कि कोई अवयव x किसी सेट A में बिलोंग कर रहा है तो उस अवयव में अगर मैं मझला ब्रैकेट लगा दूं यानी सिंगलटन x कर दूं तो वो A का फिर क्या होगा? सबसेट हो जाएगा। अच्छा बताइए, इसी का अगर मैं पावर सेट बनाऊं, इसी A का मैं क्या बनाऊं? पावर सेट, पावर सेट ऑफ A। पावर सेट की परिभाषा क्या होती है
किसी भी समुच्चय के सारे उप समुच्चयों को एक नए समुच्चय में रख दे। तो देखिए इसके सारे उप समुच्चय क्या है, 5, फिर क्या है सिंगलटन 1, फिर क्या है सिंगलटन 2, और फिर क्या है 1,2। तो इन सारे उप समुच्चयों को मैंने एक नए समुच्चय में रख दिया। तो ये बन गया बच्चों पावर सेट ऑफ ए। अगर मैं बात करूं कि 1 बिलोंग कर रहा है किसमें, ए, क्योंकि 1 में अभी मझला ब्रैकेट तो है नहीं, तो 1 बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। तो अगर अब मैं बात करूं कि सिंगलटन 1 किसमें बिलोंग करेगा, सिंगलटन 1। पावर सेट के अनुसार देखिए सिंगलटन 1 देखिए पावर सेट का एक अवयव है। देखिए इस समुच्चय का एक अवयव सिंगलटन 1 ही तो है। तो क्या बना, सिंगलटन 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। तो अगर मैं 1 की जगह x रखूं तो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज, यहां पर भी x रखेंगे तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। यानी आपको ये दो नोट याद रखने हैं। पहला नोट क्या है, सो बच्चों आई थिंक आपने ये समझ लिया होगा। तो नोट है क्या, वो नोट मैं आपको बता दे रहा हूं। मैंने एग्जांपल की मदद से बताया आपको। नोट क्या है ये आपको याद रखना है। यदि नोट, पहला नोट क्या है, यदि कोई अवयव x, यदि कोई अवयव x किसी सेट A में है यानी A में बिलोंग कर रहा है, तो सिंगलटन x यानी x में अगर मैं समुच्चय लगा दूं तो वो बच्चों सबसेट हो जाएगा किसका, A का। दूसरा, अगर कोई अवयव x A में बिलोंग कर रहा है तो अगर इसी अवयव में मैं समुच्चय का निशान लगाऊं यानी मझला ब्रैकेट लगाऊं तो वो बच्चों पावर सेट ऑफ A में भी बिलोंग करेगा, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर x बिलोंग कर रहा है A में और रिजल्ट आ जाए कि x बिलोंग करेगा B में, मतलब आप लेके चल रहे हैं कि कोई अवयव x A में बिलोंग कर रहा है और रिजल्ट आ जाए यूज करते करते कि x B में भी बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब होगा कि A सबसेट होगा किसका, B का। ये 3 रिजल्ट जब यूज करेंगे तो आप ये सवाल कर लेंगे। तो चलिए आइए करते हैं अब सवाल को। क्या दिया है और चौथा रिजल्ट ये भी है कि अगर A बराबर B मुझे लाना है तो क्या दिखाना होगा कि A B का सबसेट है तथा B A का सबसेट है। ये आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप इक्वल का भी सिंबल लगा सकते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट यानी अयथार्थ उपसमुच्चय का निशान है। तो क्या दिया गया है, क्या दिया है बच्चों, PA बराबर PB यानी पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। क्या सिद्ध करना है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि A बराबर B अर्थात हमें यह सिद्ध करना होगा, A बराबर B का मतलब हमें यह सिद्ध करना होगा कि A सबसेट है B का तथा B सबसेट है A का। अगर हम A सबसेट है B ला दें और B सबसेट है A ला दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये रिजल्ट मुझे लाना होगा, एक बार ये रिजल्ट एक बार ये रिजल्ट। कैसे लाएंगे आप देखिए इसका सॉल्यूशन। मैं मान लेता हूं कि कोई अवयव x, माना कोई अवयव x, अच्छा बताइए इस अवयव x में क्या मझला ब्रैकेट लगा है, नहीं लगा है ना, तो ये बिलोंग करेगा किसमें, सेट A में। मैंने मान लिया कि कोई अवयव x बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट A में। अच्छा ध्यान से देखिए इसमें आपको पावर सेट के बारे में बोला गया है। तो पावर सेट का रिजल्ट कौन सा है, दूसरा रिजल्ट यूज करें कि अगर कोई अवयव x बिलोंग कर रहा है A में तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि सिंगलटन x किसमें बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ A में, है ना। बिल्कुल इस रिजल्ट से चलना है क्योंकि पावर सेट दिया गया। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता है तो आप लगा नहीं सकते सवाल को। अब देखिए मैं इसी को लेके चलना हूं, x बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज सिंगलटन x बिलोंग्स टू, देखिए ये क्या लिखा है, पावर सेट ऑफ A, और हमको दिया गया है बच्चों पावर सेट ऑफ A बराबर है पावर सेट ऑफ B के। तो क्या मैं PA की जगह PB नहीं रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 से हमको पता है कि PA बराबर क्या है PB, तो मैंने PA की जगह क्या रख दिया PB।
तो देखिए ये क्या बना, सिंगलटन एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अगर मैं इस रिजल्ट को उल्टा यूज करूं कि अगर x बिलोंग कर रहा है a में तो सिंगलटन x बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ a में, तो अगर इसको उल्टा यूज करूं तो सिंगलटन x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a में, तो इसका उल्टा रिजल्ट क्या होगा कि x बिलोंग करेगा किसमें, a में। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं इस x अवयव से क्या हटा दूं, समुच्चय का निशान, तो x बिलोंग करेगा सिर्फ किसमें, b में, p हट जाएगा। इस रिजल्ट को उल्टा यूज कर लिया। तो देखिए क्या हुआ, x belongs to a implies x belongs to b। इसको बोलते हैं implies, इस निशान को जिसको बोलते हैं सूचित करना, implies का मतलब। तो x belongs to a implies x belongs to b। देखिए तीसरा रिजल्ट बना कि अगर x belongs to a लेके चलना है और हमको क्या मिल जाए, x belongs to b, तो क्या बन जाएगा, a सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। देखिए ये पहला पार्ट मैंने प्रूव कर लिया, ए सबसेट है किसका, बी का। अब मुझे ये प्रूव करना होगा कि बी सबसेट होगा किसका, ए का। तो अब मैं क्या करूंगा, अभी मैंने कोई अवयव एक्स ए में बिलोंग कराया था, अब मुझे बी सबसेट दिखाना है ए का, तो अब मुझे कोई अवयव को किस में बिलोंग कराना होगा, बी में। तो अब उल्टा लेके चलेंगे, माना y बिलोंग्स टू क्या, बी। तो बताइए अगर y बी में बिलोंग कर रहा है, तो अगर इस y में मैं मतलब ब्रैकेट लगा दूं तो ये समुच्चय बन जाएगा। तो ये समुच्चय किस में बिलोंग करेगा, इसी रिजल्ट से देखिए पावर सेट में बिलोंग करेगा। तो इसको मैं पावर सेट ऑफ क्या लिख सकता हूँ, बी। और सवाल में हमको दिया गया है कि पावर सेट ऑफ बी पावर सेट ऑफ ए आपस में क्या है, बराबर है ना। तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगलटन y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। ये क्या चल रहा है, y बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज। अब मैं यहां से अगर मैं समुच्चय का निशान हटाऊं, एक लाइन बाद पावर सेट ऑफ बी की जगह क्या लिख दिया, पावर सेट ऑफ ए पहले से दिया गया है। तो y बिलोंग्स टू बी इक्वल क्या लिखा है, अगर मैं यहां से मझला ब्रैकेट हटाऊं तो ये अवयव बन जाएगा। तो y अवयव बन जाएगा किसका, पावर सेट हट जाएगा। बिल्कुल इस रिजल्ट को उल्टा यूज करना है आपको। तो y बिलोंग्स टू क्या, a। अब देखिए मैं लेके क्या चला था कि y किस में बिलोंग कर रहा है, b में, और आ गया कि y a में भी बिलोंग कर रहा है। तो इस रिजल्ट के अनुसार क्या बनेगा, इसमें a सबसेट है b का, क्योंकि a पहले है b बाद में, तो इसमें b सबसेट हो जाएगा किसका, a का। बताइए हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, एक बार a सबसेट b प्राप्त हो चुका है और एक बार b सबसेट a प्राप्त हो चुका है। तो चूंकि a सबसेट है b का तथा b सबसेट है a का, अतः a और b दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये प्रूव हो गया। इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई उदाहरण लेके नहीं सॉल्व करना है। तो चलिए आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है 16वां नंबर है, शब्द इलाहाबाद। एक शब्द हमको दिया गया है इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए, समुच्चय लिखिए तथा उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल बहुत ही सिंपल सा है। क्या कह रहा है ये सवाल, एक शब्द हमको दिया गया है इलाहाबाद, ये एक शहर का नाम दे दिया गया है इलाहाबाद। क्या कह रहा है, इसके अक्षरों का समुच्चय, समुच्चय का मतलब क्या होता है, संग्रह करना होता है। तो मुझे सवाल कह रहा है कि इस इलाहाबाद अक्षर में जितने भी शब्द आ रहे हैं, इस इलाहाबाद शब्द में जितने भी अक्षर आ रहे हैं उन सब का क्या बनाना है, समुच्चय। तो माना इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय, के अक्षरों का समुच्चय कैपिटल एक्स है। समुच्चय का निशान हमेशा बड़ा अक्षर होता है, ए बी सी डी से लेके जेड तक। तो मैंने मान लिया कि इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय क्या है, कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, इलाहाबाद में कितने अक्षर आ रहे हैं, देखिए ए आ रहा है,
ए कितने बार आ रहा है? 1 2 3 बार, लेकिन लिखेंगे कितने बार? सिर्फ एक बार। समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है। अच्छा देखिए एल कितने बार आ रहा है? 2 बार, तो एक बार लिखेंगे। अच्छा ए हो चुका है। एच कितने बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है, तो एच तो लेना ही है। बी देखिए कितने बार आ रहा है? एक बार। और डी भी कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो ये हो गए इलाहाबाद। इलाहाबाद शब्द इन्हीं सब अक्षरों से मिलकर बना है। ए 3 बार आया तो इसको एक बार लिख दिया, एल 2 बार आया तो एक बार लिख दिया, एच एक बार है तो एच लेंगे ही, बी भी एक बार है तो बी भी लेंगे, और डी भी एक बार है तो डी भी लेंगे। और सारे अवयवों के बीच में क्या? कॉमा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रोस्टर मेथड, तालिका विधि। तो ये एक्स बन गया। तो देखिए एक्स में उप समुच्चयों की संख्या लिखनी है। तो बताइए एन एक्स। एन एक्स का मतलब एक्स की गणन संख्या। देखिए एक्स में कितने अवयव मौजूद है? 5, है ना। तो उप समुच्चयों की संख्या निकाल ली है। उप समुच्चय बच्चों दो प्रकार के होते हैं, यथार्थ और अयथार्थ। तो अगर पूछे कभी उप समुच्चयों की संख्या, अगर कहे ना कि यथार्थ की अयथार्थ, तो उप समुच्चयों की संख्या का क्या सूत्र लगाएंगे? 2 की पावर n। 2 की पावर n। n का मतलब होता है बच्चों x में कितने अवयव है। देखिए x में कितने अवयव है? 5, तो 2 की पावर 5 यानी 32। अगर इसी में मैं पूछ दूं यथार्थ समुच्चय, तो यथार्थ समुच्चयों, यथार्थ उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र क्या होगा? 2 की पावर n और -1, एक कम कर देंगे तो 31 बनेंगे। और प्रत्येक समुच्चय का केवल एक ही अयथार्थ समुच्चय होता है। आइए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 8वां नंबर। क्या निम्नलिखित समुच्चय तुलनीय है? निम्न समुच्चय तुलनीय है। तुलनीय का मतलब बराबर से है। अब देखिए दो समुच्चय आपको दिए गए। ए बराबर क्या लिखा है? एक्स ऐसा है, एक्स सेट शब्द का, सेट अक्षर का शब्द है। सेट शब्द का एक अक्षर है। सेट शब्द का एक अक्षर है। और दूसरा क्या लिखा है? दूसरा समुच्चय है बी। बी क्या लिखा है? एक्स ऐसा है कि एक्स, एक्स ऐसा है कि एक्स सुपर सेट, सुपर सेट शब्द का एक अक्षर है। देखिए हमको दो समुच्चय दिए गए, एक समुच्चय ए दिया है, दूसरा समुच्चय बी दिया है ना। पूछ रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय तुलनीय है, मतलब ए और बी तुलनीय है। तो ए और बी तुलनीय तब होंगे जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, मतलब बराबर समुच्चय की ही परिभाषा है। तो मुझे क्या करना है? मैं सबसे पहले ए सेट बनाऊं। ए बराबर क्या है? देखिए ये जो ए है वो समुच्चय निर्माण विधि में दिया है। देखिए क्या लिखा है? एक्स ऐसा है कि एक्स सेट शब्द का एक अक्षर है। तो बताइए सेट शब्द में कितने अक्षर हैं? 3। तो ए कैसे बनेगा? एस ई टी से बनेगा। बी शब्द क्या लिखा है? बी सेट क्या है? एक्स ऐसा है कि एक्स सुपर सेट शब्द का अक्षर है। तो बताइए सुपर सेट शब्द में कितने अक्षर है? एस है, लेकिन 2 बार है तो एक बार लिखेंगे। यू एक बार है, एक बार लिखना है। टी देखिए एक बार है। ई देखिए 2 बार है तो एक बार लिखेंगे। आर देखिए एक बार ही है। एस हो चुका है, ई भी हो चुका है, अब बचा क्या? टी। तो देखिए ए की मैंने तालिका विधि से ए समुच्चय को बना लिया, बी समुच्चय को भी बना लिया। अब देखिए क्या ए और बी तुलनीय है? देखिए ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो देखिए ए का एस, ए का ई, ए का टी बी में है। तो ए का प्रत्येक अवयव तो बी में है, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? चूंकि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, किंतु उल्टा देखें, बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं। देखिए बी का यू ए में नहीं है ना। और देखिए बी का पी भी ए में नहीं है, किंतु बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है। मैंने क्या परिभाषा बताई थी? ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, तभी तुलनीय है। तो ए का प्रत्येक अवयव तो बी में है, किंतु बी का प्रत्येक अवयव ए में भी ए, किंतु बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है। तो क्या लिखेंगे? अतः कैपिटल ए व कैपिटल बी तुलनीय समुच्चय नहीं है। तुलनीय समुच्चय
नहीं हैं। यह आंसर हो गया। तो बच्चों आज के वीडियो मैंने आपको सेट पर आधारित एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन पूरे बता दिए हैं और ये एक्सरसाइज खत्म भी हो गई। अब मैं इस चैप्टर को अगले दिन भी कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू। Hello student, have a wonderful morning to one you all. I welcome you on a video lecture class, and the topic that was continued last 3 days, that is sentences written over here. Student, the topic sentences that was clarified you, that was explained with you clearly. What is it? Because in sentences we combine two or more simple sentences into one. We combine two or more simple sentences into one simple sentence. Fine. This is the one classification. We combine two or more simple sentences into one simple sentence. Fine. And there is another classification. We combine two or more simple sentences into one complex sentence. We combine two or more simple sentences into one compound sentence. So, these days we are studying the combination of two or more simple sentences into one simple sentence. Fine. Therefore, yesterday I taught you that there are 7 rules of combining two or more simple sentences into one simple sentence. There are 7 rules, and the rules were that I have written before you. I think you have noted them down on a fair register. Fine. So, the first rule was using participle. The first rule of using participle. The second rule was using infinitive. The third one was using nominative absolute. Fine. And the fourth was using noun or phrase in apposition. And the fifth one was using conjunction and adjectives. And another one was using adverb of adverbial phrases. And the last one, use of preposition before noun or gerund. So student, these are the 7 rules of combining two simple sentences into one simple sentence. These are the 7 rules. And the first one was, the first and foremost rule, that is the using participle. So in using participle, I told you that the participle is classified into 3. The present participle, the past participle and past perfect participle. These are 3 in number, and I'm writing over here. And that what is present participle? In present participle, I told you that the verb is in continuation form. The present participle. Fine. So in present participle, I told you that the subject will be same in both the sentences. The verb is in continuation form, and the first word, the verb that is completed first, that verb will be changed into ing form. That verb will be changed into ing form, and the second verb will be remain same. यानी जो second verb है वो same रहेगी. जैसे the sentence मैंने आपको बताया था, seeing a lion I ran away. I saw a lion I ran away. This sentence will be like this: seeing a lion I ran away. Seeing a lion, I ran away. Fine. So present participle, I taught you. I think you have got this one. And after that, in present participle, there is another type of the sentence, just like the sentence I'm writing before you. I was ill. I did not attend the class. Fine. So you can say in both the sentences the subject are same. The subject are same in both the sentences. I, yes, and I is also here. Fine. And this one is past indefinite because did is used, and did is the helping verb of past indefinite. Did is the helping verb of past indefinite. So it's a past indefinite tense. Fine. And this one does not denote any tense. This is a common sentence. This is a simple sentence, common sentence. Fine. And this one is your main verb. This one is your main verb. This one is your main verb. And there is a first form of the main verb. There is a first form of the main verb, and it is used. So normally student we
second form of the main verb, but here there is a use of the first form of the main verb. So why is this? What's the reason behind it? Because did is used here. What is it? Did. And did is itself a second form of the main verb. Do, did, done. You know this thing? Do, did, done. So do in the first form, did in the second form, and done in the third form. Fine. So did is the main verb, but here did is used as a helping verb. Here did is used as a helping verb. So did is itself a second form of the main verb. So how can we use two second form of the main verb in a single sentence? Fine. Two second form of the main verb cannot be used in a single sentence. That's why whenever did is used in a sentence, whenever did is used in the sentence, in negative sentence, in interrogative sentence, in more interrogative sentence, we use only the first form of the verb. We use only first form of the verb because of this reason. Because of this reason. Fine. So you have to know this thing that did is not here using as a main verb. Did is using here as a helping verb. Fine. So this one is your second verb. This one is your second verb. आप बीमार थे इसलिए आपने क्लास नहीं अटेंड करी. आप बीमार थे इसलिए आपने क्लास नहीं अटेंड करी. So the main reason is this. But the problem is before you that there is not any main verb in the sentence. The problem is that there is not any main verb in the sentence. Fine. Because I told you that the work that is completed first, the work that is completed earlier, you have to change that verb into present participle. Fine. It means to say you have to change it to ing form, and the second verb you have to remain it same. You have to remain it same. It means there will not be any change into the second main verb. It means to say the second main verb will be finite verb. The second main verb will be finite verb, and the first verb will be infinite. The first verb will be infinite because I have told you before starting the sentences, before start up the sentences, I taught you what is simple sentence. Simple sentences are those types of the sentences in which we use only one main verb. We cannot use more than one main verb. So finite verb will be only one, but infinite verbs, it means participle, gerund and infinitive, these can be more than two. Fine. So I did not attend the class. So how will you get the main verb here? How will you get main verb here? So this one is was. So whenever is, are, am, was, were are used in the sentence, whenever is, are, am, was, were are used in the sentence, that will be changed. Fine. I am writing over here. Is, are, am, was, were. That will be changed into being. That will be changed into being. ये being में change हो जाएंगे. But the thing is that why we change them into being? हम लोग इनको being में क्यों change कर रहे हैं? Why we change them into being? Because these are the words. These are the helping verbs. These are the words that have been come from this one. That have been come from this one. It means be is a main verb. Be is a main verb. Fine. And these are the words. Is, are, am, was, were are the family member of this one. Are the family member of this one. So that is why we change was into being. So the sentence will be like this: being ill, comma, I did not attend the class. Being ill, I did not attend the class. Fine. If the sentence will be like this: she was tired of walking. She lay down to take rest. She was tired.
So which type of the sentence is this? She was tired, because Isarem and was are used in the sentence, and tired also used. This is the passive voice sentence. This is the passive voice sentence. And she lay down to take rest. So how will you change it? Being tired of walking. Being tired of walking, comma, she lay down to take rest. She lay down to take rest. Sometime we use present participle as denoting to your object, just like I saw my friend yesterday. I saw my friend yesterday. Full stop. He was abusing to someone. He was abusing to someone. Yesterday I saw my friend abusing to someone. Yesterday I saw my friend abusing to someone. Fine. So students, sometimes your present participle denotes your subject, and sometimes your present participle using as a is and was verb form, and sometimes your present participle denotes your object. Fine. And past perfect participle and past perfect participle. So student, I'll teach you slowly so that you can get all things and all points very clearly, because it's a new topic for you. You have not studied this topic earlier, so you have to make a revision of all this topic and go through all the things. If anything is not clear to you, so you can quench your thirst on your queries class. So I hope so that you are getting this topic very well. The synthesis topic is very interesting for you, and till then I just want to say you have a nice day. Juwani over. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है काव्य खंड के अंतर्गत साखी शीर्षक। बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में भी मैंने कबीर दास द्वारा रचित साखी के दोहों की व्याख्या आपको पढ़ाई थी। आज मैं साखी के अंतर्गत 5वें दोहे की व्याख्या आपको पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, परीक्षाओं में काव्य खंड से संबंधित पद्यांश दिया जाता है और उस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो यदि आप व्याख्या को बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे। तो हम देखते हैं दोहा संख्या 5 की व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने संसार की क्षण भंगुरता का क्या किया है? वर्णन किया है। दोहा छंद आप पढ़ रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, चिंता तो हरि नाम की, मेरे पास तो भगवान के नाम की स्मरण की ही सदैव चिंता लगी रहती है, और न चिंता दास, और मेरे पास कोई दूसरी चिंता नहीं है। जो कुछ चितवे राम बिन, इस संसार में राम के अलावा जो कुछ भी दिखाई देता है, सोई काल के पास। काल माने होता है बच्चों मृत्यु, वही मृत्यु के समीप है, अर्थात क्षण भंगुर है या नष्ट हो जाने वाला है। ये संसार कैसा है? क्षण भंगुर है, माया है, जो एक न एक दिन क्या हो जानी है? नष्ट हो जानी। तो कबीरदास जी कहते हैं, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। नाव का अर्थ बेटा नौका नहीं लेंगे आप, क्या लेंगे? नाव का मतलब नाम। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे पास तो सदैव भगवान के नाम के स्मरण की ही चिंता रहती है, और मेरे पास कोई चिंता नहीं है। जो कुछ चितवे राम बिन, इस संसार में राम के नाम के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई देता है, सोई काल के पास, वही नष्ट हो जाने वाला नश्वर या क्षण भंगुर है। बच्चों, हम कौन सा छंद पढ़ रहे हैं? यहाँ पर दोहा छंद पढ़ रहे हैं। भाषा कबीरदास की कौन सी बताई थी मैंने? सधुकड़ी भाषा पढ़ रहे हैं। लक्षणा शब्द सत्य, और जहाँ भक्त, यहाँ पर भक्ति रस है, और जहाँ पर बच्चों भक्ति रस होता है वहाँ पर प्रसाद गुण होता है।
आ गया होगा बच्चों समझ में। अब हम आते हैं साखी नंबर 6 पर, दोहा संख्या 6 पर। तू तू करता तू भया, मुझ मैं रही न हूं, बाली फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। कबीरदास जी ने यहाँ ईश्वर की महिमा का क्या किया है, वर्णन किया है। तू तू करता तू भया। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम्हारे नाम का स्मरण करते करते मुझ में रही ना हूं। मैं माने होता है अहंकार, मेरे अंदर का जो अहंकार था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। बाली फेरी बली गई, जब मैंने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया। चित देखूं तित तू, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे वह परमात्मा ही नजर आता है। बच्चों, इस दोहे की व्याख्या को पुनः एक बार आप पढ़ें। तू तू करता तू भया, मुझ मैं रही न हूं, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम्हारे नाम का स्मरण करते करते मेरे अंदर का जो अहंकार था समाप्त हो गया और मैंने अपना सब कुछ आपकी भक्ति में लीन कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि मैं अब जिधर भी देखता हूँ उधर मुझे आपके ही दर्शन होते हैं। यहाँ भी बच्चों आपने कौन सा छंद पढ़ा, दोहा छंद पढ़ा। अब जैसे बच्चों आ रहा है तू तू, तो यहाँ पर तू तू में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी के साथ ही बच्चों अनुप्रास अलंकार भी आपको देखने को मिल रहा है। भक्ति रस पढ़ रहे हैं और प्रसाद गुण है और सधुकड़ी क्या है, भाषा है। आते हैं बच्चों दोहा संख्या 7 पर। दोहा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितनी भी साखियां कबीरदास द्वारा लिखी गई हैं वो किस छंद में लिखी गई हैं बच्चों, दोहा छंद में लिखी गई। तो आते हैं दोहा संख्या 7 पर। कबीरदास कहते हैं, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे अंतरात्मा, हे आत्मा, सूता माने सोई हुई, तू अज्ञानता वश सोई हुई क्या कर रही है, काहे न देखे जाग, ज्ञान को धारण कर तू जाग कर संसार की वास्तविकता को क्यों नहीं देखती। जब तू ज्ञान को धारण कर लेगी तो तुझे आभास होगा जहाँ की संग तय बिछुड़ियां, उस परमात्मा का अंश होते हुए तू उस परमात्मा से क्या हो गई है, अलग हो गई है। ताही के संग लाग, अपनी भक्ति के द्वारा तू उस परमात्मा से पुनः एकाकार हो जा। बच्चों, इसकी व्याख्या को भी मैं पुनः पढ़ाऊंगी, उसका कम समझ में आई होगी आपको। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे अंतरात्मा, अज्ञानता वश तू क्यों सोई हुई है, ज्ञान को धारण कर तू जाग जा। और जब तू ज्ञान को धारण कर लेगी तो वास्तविकता का ज्ञान हो जाने पर तुझे यह आभास होगा कि जिस परमात्मा से अलग होकर तू इस संसार में आई है, अपनी भक्ति भावना के द्वारा तू उसी परमात्मा को प्राप्त कर लेगी। बच्चों, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। छंद कौन सा पढ़ा आपने, दोहा छंद। भाषा कौन सी पढ़ी, सधुकड़ी भाषा। रस कौन सा है, यहाँ पर भक्ति रस होगा और भक्ति रस होने के कारण प्रसाद गुण होगा। बच्चों, कबीर ने अपने ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को सुगम बताया। उनका मानना था कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और आत्मा परमात्मा से बिछड़कर इस संसार में आती है, और यदि वो जो है सच्चेकार सत्कार्य करती है तो एक बार पुनः उसी परमात्मा से उस आत्मा का एकाकार हो जाता है। आते हैं बच्चों दोहा संख्या 8 पर। केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कै कूकड़े, कबहू लगे पुकार।
कबीरदास जी कहते हैं केशव कही कही कूकिए, हे आत्मा, केशव ईश्वर के लिए, हे आत्मा तुम निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करती रहो, ना सोइए असरार। असरार माने होता है आलस्य से ग्रसित होकर, आलस्य से ग्रसित होकर तू भगवान के नाम का स्मरण मत बंद कर। रात दिवस के कूकड़े, जब रात दिन तू उस परमात्मा के नाम का स्मरण करेगी, कब हूँ लगे पुकार, तो कभी न कभी वो परमात्मा तेरी पुकार को अवश्य सुनेगा। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कै कूकड़े, कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे अंतरात्मा तुम निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करती रहो और आलस्य से ग्रसित होकर प्रभु के नाम का स्मरण जो है भूलो नहीं। जब तुम रात दिवस, रात और दिन उस परमात्मा के नाम का स्मरण करती रहोगी तो कभी न कभी वो परमात्मा तुम्हारी पुकार को अवश्य सुनेगा। बच्चों यहाँ शब्द आया है कही कही, तो एक अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ बच्चों कही कही में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ ही असरार, पुकार, अनुप्रास अलंकार है। भाषा कौन सी पढ़ी आपने, सदुकड़ी भाषा। छंद कौन सा पढ़ रहे हैं, दोहा छंद। बच्चों आया समझ में। अब आते हैं हम बच्चों साखी संख्या 9 पर, दोहा संख्या 9 पर। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहूँ संतों क्यों पाई, दुर्लभ हरि दीदार। दीदार माने होता है दर्शन, दुर्लभ माने कठिन, विकट माने भयानक, पंथ माने रास्ता। कबीरदास जी कहते हैं लंबा मार्ग दूरी घर, उस परमात्मा से मिलने का जो मार्ग है वो अत्यंत क्या है, लंबा है। दूरी घर, और उस परमात्मा का जो घर है वो बहुत ही दूर है। विकट पंथ बहुमार, और रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है। अनेक प्रकार की कठिनाइयां जो हैं भक्ति भावना रूपी रास्ते पर आएंगी। कहूँ संतों क्यों पाइए, इसीलिए संतों ने कहा है दुर्लभ हरि दीदार। हरि माने होता है ईश्वर का, ईश्वर का दर्शन करना अत्यंत ही कठिन है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा से मिलने का जो रास्ता है, साधना रूपी रास्ता है, वो अत्यंत लंबा है। दूरी घर, और उसका निवास स्थान बहुत ही दूर है। विकट पंथ बहुमार, मार्ग का मतलब यहाँ कठिनाइयों से लेंगे, और उस विषम रास्ते पर अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। कहूँ संतों क्यों पाइए, संतों ने इसीलिए बताया है कि दुर्लभ हरि दीदार, कि परमात्मा का दर्शन करना अत्यंत ही कठिन है। बच्चों तो ये जो दोहे मैंने आपको पढ़ाए समझ में आ गए होंगे। ये जो टॉपिक चल रहा है साखी, इसको मैं अगले वीडियो में भी जारी रखूंगी। आप सभी को गृह कार्य दे रही हूँ कि ये जितने भी दोहे मैंने आपको पढ़ाए हैं इनकी व्याख्या आपको HW की कॉपी पर करनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे।